मिडल ईस्ट के बाद अब यूरोप में जंग ने एक बार फिर खतरनाक मोड़ ले लिया है, जहां व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच चल रही जंग में सीज़फायर से ठीक पहले बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई है और 80 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये हमले उस वक्त हुए हैं जब कीव में सीज़फायर लागू होने में सिर्फ कुछ घंटे बाकी थे और रूस भी आने वाले दिनों में अपनी तरफ से युद्ध विराम का ऐलान कर चुका है। लेकिन ज़मीन पर हालात कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। मंगलवार को रूस ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों को निशाना बनाया है, जिसमें पूर्वी इलाके का क्रामाटोर्स्क, दक्षिण पूर्व का जापोरिज़िया और उत्तरी शहर चिरहीव शामिल है। जापोरोजिया में सबसे ज़्यादा तबाही देखने को मिली है, जहां कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। वहीं क्रामाटोर्स्क, जो डोनेट्स्क इलाके में यूक्रेन का आखिरी बड़ा कंट्रोल हब माना जाता है, वहां भी 5 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी शहर डिनिप्रो में 4 लोगों की मारे जाने की खबर सामने आई है। हालात यहीं नहीं रुके, बल्कि रात भर चले हमलों में यूक्रेन के गैस प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया है। पोल्टावा और खार्किव क्षेत्रों में हुए इन हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3 कर्मचारी और 3 रेस्क्यू वर्कर्स शामिल हैं। यूक्रेन की सरकारी ऊर्जा कंपनी नफ्तोगज के सीईओ ने बताया कि ये एक बड़ा संयुक्त हमला था, जिसमें ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों का इस्तेमाल किया गया और इस हमले से गैस सप्लाई पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। करीब 3,500 ग्राहकों की सप्लाई कट चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि एक तरफ सीज़फायर का ऐलान और दूसरी तरफ मिसाइल हमले, ये रूस की खुली सीनाजोरी है। उन्होंने कहा कि अगर रूस सच में चाहे तो एक पल में जंग रोक सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वहीं यूक्रेन ने भी साफ कर दिया है कि वो सीज़फायर का पालन करेगा, लेकिन रूस के हर एक्शन का जवाब उसी तरह देगा। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जीत की याद में शुक्रवार और शनिवार के लिए सीज़फायर का ऐलान किया है, लेकिन उससे पहले ही ये खून खराबा कई सवाल खड़े कर रहा है। यूक्रेन की एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने सिर्फ एक रात में 11 बैलिस्टिक मिसाइल और 164 ड्रोन लॉन्च किए, जिनमें से ज़्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन फिर भी 8 मिसाइल और 14 ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंच गए और 14 अलग अलग लोकेशन पर तबाही मचाई है उन्होंने। अब सबसे बड़ी चिंता बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर है, क्योंकि यूक्रेन के पास इन्हें रोकने के लिए पर्याप्त सिस्टम नहीं है। यही वजह है कि जेलेंस्की बार बार पश्चिमी देशों से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जैसी एडवांस एयर डिफेंस की मांग कर रहे हैं। अब अगर पलटवार की बात करें तो यूक्रेन भी पीछे नहीं है। रूस के चुवाशिया इलाके में ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है और 32 लोग घायल हो गए हैं। यहां तक कि एक बच्चे के घायल होने की भी खबर सामने आई है। वहीं रूस के लेनिनग्राद क्षेत्र में यूक्रेन एक बड़े ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया है, जिससे वहां आग लग गई। हालांकि रूस का कहना है कि इस हमले में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये रिफाइनरी रूस की सबसे बड़ी ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट्स में से एक है, जो देश की कुल क्षमता का एक बड़ा हिस्सा संभालती है। अब सवाल ये उठता है कि जब दोनों देश सीज़फायर की बात कर रहे हैं, तो फिर ये हमले क्यों हो रहे हैं? क्या ये सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है या फिर आने वाले बड़े टकराव का एक संकेत है? क्योंकि जिस तरीके से हमले तेज हो रहे हैं, उससे साफ है कि जंग अभी खत्म होने से बहुत दूर है और आने वाले दिन और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। मिडल ईस्ट से इस वक्त एक बेहद खतरनाक और दुनिया को झकझोर देने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब खुले समंदर तक पहुंच चुका है और हालात तेजी से जंग की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने अमेरिका पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि यूएस सेना ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में आम नागरिकों से भरी 2 पैसेंजर नावों पर हमला किया है, जिनमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। जबकि अमेरिका का दावा है कि उसने IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की 6 से 7 नौकाओं को निशाना बनाकर उनको डुबोया था। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि दोनों देशों के दावे एक दूसरे से पूरी तरीके से उलट है और इस बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ये पूरा मामला उस समय सामने आया जब अमेरिका
प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम के मिशन के तहत स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में फंसे जहाज़ों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरान पहले ही इस रणनीतिक जलमार्ग को ब्लॉक कर चुका है और उसने साफ चेतावनी दे दी है कि बिना अनुमति कोई भी जहाज़ अगर यहाँ से गुजरने की कोशिश अगर करेगा तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी। इसी बीच ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि वे अब इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स या टोल वसूल सकता है, जिसे वे अमेरिका और इजराइल के हमलों के बदले मुआवजा बता रहा है। हालात और ज़्यादा बिगड़ते नजर आए जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दावा ये किया कि ईरान ने उसके तेल टैंकर और फुजेरा के ऑयल प्लांट्स पर ड्रोन और मिसाइल्स हमले किए हैं, जिससे वहां भयंकर आग लग गई और 3 भारतीय नागरिक इसमें घायल हो गए। वहीं एक साउथ कोरियन जहाज में भी धमाका हुआ है, जिससे वैश्विक शिपिंग इंडस्ट्री में दहशत फैल गई है। आपको बता दें कि दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरती है और इसके बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और कई देशों में ईंधन और खाद की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है, जिससे वैश्विक मंदी और फूड क्राइसिस का खतरा भी गहराने लगा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त चेतावनी देते हुए बोल दिया है कि अगर ईरान ने अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाया तो उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा, जबकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि इस पूरे संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं है और बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन ज़मीन पर हालात इसके बिल्कुल उलट दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ सीज़फायर की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ड्रोन हमले, मिसाइल फायरिंग और समुद्री टकराव ने पूरे क्षेत्र को फिर से युद्ध के कागार पर ला खड़ा किया है और अब दुनिया की नज़रें हार्मूज पर टिकी हुई हैं कि अगला बड़ा धमाका कब और कैसे होगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ ले चुका है, जहां तालिबान की अगुवाई वाली सरकार ने पाकिस्तान पर बड़ा आरोप लगाया है। अफगानिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हुए बॉर्डर पार हमले में 3 नागरिकों की मौत हो गई है और 14 लोग घायल हो गए हैं और इस हमले को काबुल ने सीधे तौर पर वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध करार दे दिया है। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब दोनों देशों के बीच अप्रैल में चाइना की मध्यस्थता में हुआ सीज़फायर पहले से ही काफ़ी नाजुक स्थिति में है और पिछले कुछ महीनों में दोनों तरफ से लगातार झड़पों में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान के डिप्टी प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने दावा ये किया है कि पाकिस्तान ने कुनार प्रांत के डगम इलाके में जानबूझकर नागरिकों सिविल इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें घर, स्कूल, हेल्थ फैसिलिटीज़ और मस्जिदें शामिल हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से जारी की गई तस्वीरें आर्टिलरी हमले से मेल नहीं खाती हैं और ये पूरा मामला पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश हो सकता है। पाकिस्तान का कहना है कि मार्च और अप्रैल में हुए बॉर्डर हमलों में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके लिए उसने अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। इस बीच हालात और ज़्यादा तनावपूर्ण तब हो गए जब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में एक आत्मघाती हमला नाकाम कर दिया गया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग इसमें घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने एक विस्फोटकों से भरी कार को चेक पोस्ट पर रोकने की कोशिश की, जिसके बाद फायरिंग हुई और कार अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही फट गई। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान के लिए बॉर्डर पार हमलों में सटीकता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और सही खुफिया जानकारी के बिना ऐसे ऑपरेशन में नागरिकों को नुकसान और उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हालात और ख़राब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि क्षेत्र में पहले से ही तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। खासकर ईरान से जुड़ी जंग के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति और ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। मिडल ईस्ट की जंग के बीच अब समंदर में भी बड़ा ड्रामा देखने को मिला है, जहां अमेरिका ने एक ईरानी जहाज़ को रोकने के बाद उसके क्रू मेंबर्स को पाकिस्तान भेज दिया है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के तनाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने MV तुसाका नाम के जहाज़ को उस वक्त जब्त कर लिया था जब वे अमेरिका द्वारा लगाए गए नेवल ब्लॉकेड का पालन नहीं कर रहा था
इसके बाद अब एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान ने बताया कि इस जहाज़ पर मौजूद 22 क्रू मेंबर्स को पाकिस्तान लाया गया और यह कदम अमेरिका की तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर यानी भरोसा बढ़ाने के तौर पर उठाया गया। बताया गया है कि इन सभी क्रू मेंबर्स को रविवार रात पाकिस्तान एयरलिफ्ट किया गया और इसके बाद उनमें से 15 लोग वापस ईरान भी पहुंचा दिए गए। ईरान की फारस न्यूज़ एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। वहीं बाकी लोगों की वापसी की प्रक्रिया भी अभी जारी है। इस पूरे ऑपरेशन में यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की अहम भूमिका रही है, जिसने ट्रांसफ़र को अंजाम दिया है। अब अगर पूरे मामले की शुरुआत समझें तो ये जहाज़ 19 अप्रैल को उस समय पकड़ा गया था जब वे गल्फ ऑफ ओमान में ईरान के चहबार पोर्ट के पास जा रहा था। अमेरिकी सेना का दावा था कि जहाज़ ने करीब 6 घंटे तक बार बार दी गई चेतावनियों को नज़रअंदाज किया और ब्लॉकेट का उल्लंघन किया, जिसके बाद उसे जब्त कर लिया गया। हालांकि ईरान ने इस कार्रवाई को पूरी तरह गैर कानूनी बताया और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया था। अब पाकिस्तान ने इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभाते हुए कहा है कि जहाज़ को रिपेयर के बाद पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र में लाया जाएगा और फिर उसके असली मालिकों को सौंप दिया जाएगा। साथ ही पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि वे इस तरह के कदमों का स्वागत करता है और क्षेत्र में शांति के लिए बातचीत और मध्यस्थता जारी रखेगा। लेकिन असली टेंशन यही ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम का मिशन भी शुरू कर दिया और कहा है कि जिसके तहत अमेरिका फंसे हुए जहाज़ों को हार्मूज से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, जिस पर ईरान ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिकी फोर्सेस इस अहम जलमार्ग के करीब भी आए तो उन पर हमला किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक मानवीय कदम है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से जहाज़ों की जब्ती, ट्रांसफ़र और चेतावनियां लगातार बढ़ रही हैं, उससे साफ है कि समंदर अब जंग का नया मैदान बन चुका है और आने वाले दिनों में ये टकराव और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है।